अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाजरीन, हमने आगाज़ किया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि है चैप्टर नंबर 2, उस पर एक लेक्चर सीरीज़ का, जिसका आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया, फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। चलें आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किसने किया और किस ईयर में किया। रदरफोर्ड इन 1910 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सबसे पहले जो थे फंडामेंटल पार्टिकल्स थे हमारे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये तो डिस्कवर हो गए, मगर प्रॉब्लम ये था कि ये पता करना था कि इनकी पोजीशनिंग क्या है एटम में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ हैं, तो उनकी पोजीशनिंग में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बेसिकली रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट इनकी पोजीशनिंग को फाइंड करने के लिए ही किया था, मगर एक्सीडेंटली न्यूक्लियस हमारे हाथ लग गया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो उसने अपार्टस यूज़ किया था उसमें उसने एक ली थी गोल्ड फॉयल। ठीक है, गोल्ड फॉयल ली और उसके गिर्द लगा दिया उसने एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन या डिटेक्टर के तौर पर फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी, जिसको जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया। ठीक है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। ठीक है, और उसने यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर यूज़ किया, जिसमें उसने बेसिकली जो अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर था वो क्या था, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने यूज़ किया। वो रेडॉन भी हो सकता है और प्लाडियम भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग और ये प्रिंसिपल इसका किस पर ये बेस करता है। रदरफोर्ड टुक अ थिन मेटेलिक गोल्ड फॉयल। उसने एक थिन मेटेलिक गोल्ड फॉयल ली जिसकी जो थिकनेस वो हो सकती है 0.00004 0.0004 सेंटीमीटर थिक एंड bombarded अल्फा पार्टिकल फ्राम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑन आ थिन मेटेलिक फॉयल। उसने एक गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस थी 0.4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 सेंटीमीटर थिक एंड बम्बार्ड कर दिए, उस पर बम्बारी कर दिए एक हिसाब से अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो निकले वो कहाँ से निकले, वो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने यूज़ किया था। ठीक है, एज आ अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर, और बम्बार्डमेंट कर दी अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर की ऑन थिन मेटेलिक फॉयल जो थी कि बेसिकली कौन से मेटल की थी, गोल्ड के। उसने ऑब्जर्व क्या किया, ही ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ अ पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल 70 या 65% जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड ही गुजर गए। ठीक है, इस तरह बिल्कुल उनकी कोई डिफ्लेक्शन हुई नहीं, वो इजीली बगैर डिफ्लेक्शन के उस थिक गोल्ड फॉयल से गुजर गए। A few were deflected through various angles and a few of them deflected in backward direction as shown in figure। देखें, उसने जब बम्बार्डमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल्स की तो उसने क्या देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज थी वो पार्टिकल्स की अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई, मगर कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि थोड़े एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए या कुछ इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। ये डिफ्लेक्शन वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, या इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। उसके बाद उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे थे, उन्हें ऐसी आगे से टक्कर मिली कि वो फुली बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, उनको ऐसा हैवी पोर्शन एटम के अंदर मिला जिसने उन्हें बिल्कुल बैकवर्ड पोजीशन में, डिफ्लेक्शन तो दी ही नहीं, उसने फुली बैकवर्ड डायरेक्शन में उन्हें पुश कर दिया। He proposed that these particles must have collided with the heavier portion of atom which he called nucleus। उसे ज़हन में यही आया कि कुछ भी ऐसा एटम में है जो बड़ा हैवी पोर्शन है एटम का, जिसने इन्हें एक थप्पड़ दिया है कि भाई तुम वापस जाओ। बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ये ना किसी में वापस आ गए हैं। उसे इसने कहा जी, उस पोर्शन को इसने एज आ न्यूक्लियस कह दिया। ठीक है, कि ये एटम का न्यूक्लियस है। उसके बाद उसने जो रदरफोर्ड था इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बिना पर, ठीक है, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल और
अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट करवा कर और उनकी ऑब्जर्वेशंस पर उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया जो कि बड़ा ही मशहूर है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोई से 2 या 4 पॉइंट्स लिखें या फिर वो पूछ यही लेता है कि गिव एलेबोरेट द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उसमें आपको ये 4 पॉइंट लिखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो है एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज पोर्शन कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उसने जो उस हैवी पोर्शन को था उसने उसका नाम दे दिया सिंपली न्यूक्लियस। उसने कहा कि इसमें एक हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस है, ठीक है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो थे वो नेगेटिव चार्जेस थे, तो वो बिल्कुल रिपेल बैक हो गए। सॉरी, इसमें जो न्यूक्लियस था उसने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज पोर्शन कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। वो रिपेल हो के बिल्कुल वापस आ गए, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्जेस थे, वो भी पॉजिटिव चार्जेस थे। देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज पोर्शन सराउंडिंग न्यूक्लियस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो कहता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग का उसने बता दिया कि न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। फिर उसने कहा नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। पहले उसने बताया कि जो हमारे पास है स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज पोर्शन है एटम का, वो है हमारे पास न्यूक्लियस। फिर उसने हमें सेकंड पार्ट में उसने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग बता दी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है वो, ठीक है। और फिर वो तीसरे पॉइंट में ये बताता है कि नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स इज इक्वल टू पॉजिटिव पार्टिकल्स। उसने ये फिर एक हिसाब से तो साबित कर दिया कि एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स बराबर हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स के। फिर वो चौथे पॉइंट में ये बताता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो उसका चौथा पॉइंट था उसमें उसने ये बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स को उनके मदार में गर्दिश कराने वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, ठीक है। अब उसने ये एटॉमिक मॉडल अपनी ऑब्जर्वेशंस की बिना पर तो दे दिया। ये जो इसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग बताई है ना, इसे हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास प्लैनेटरी मॉडल है, ठीक है। प्लैनेट्स वाला मॉडल, ठीक है, प्लैनेटरी मॉडल। अब ये इसने एटॉमिक मॉडल तो हमें दे दिया रदरफोर्ड ने, ठीक है। मगर ये एटॉमिक मॉडल जो था ये सफिशेंट नहीं था, ठीक है। इनमें कुछ डिफेक्ट्स थे जो टेक्निकली और केमिस्ट्री के मुताबिक इनको सपोर्ट नहीं करते थे। उनमें जो डिफेक्ट्स थे मेन मैं वो आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने जो इनको रिजेक्ट किया, पार्शल रिजेक्ट किया, ये फुली रिजेक्टेड मॉडल नहीं है, ठीक है। इनके कुछ पॉइंट्स थे जो रिजेक्ट हुए थे। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन। ये जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था ये ग्रेविटेशन और मोशन के जो उन पर जो लॉज थे उन पर बेस करता था, ठीक है। दैट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन चार्ज बॉडीज़, ठीक है। ये न्यूट्रल बॉडीज़ पर तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो उसने दिया था जो कि बेस कर रहा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन पर, वो न्यूट्रल बॉडीज़ पर तो एप्लीकेबल था। मगर जब चार्ज बॉडीज़ आ जाती थी, चार्ज बॉडीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, प्रोटॉन्स थे, ठीक है, और न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास जब चार्ज बॉडीज़ की केस आ जाता है तो ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है जिनकी बुनियाद ग्रेविटेशनल और मोशन लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज़ पर एप्लीकेबल हैं। उसके बाद जो सेकंड इफेक्ट था वो था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल प्लांक्स थ्योरी। मैक्सवेल और प्लांक्स की जो थ्योरी थी वो प्रपोज करती है दैट एनी चार्ज्ड पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअली बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो मैक्सवेल और प्लांक ने थ्योरी पेश की थी उसके मुताबिक तो ये था ना कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जब मूव करता है एक सर्कल में तो वो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी रेडिएट खारिज करता रहता है। मगर यहाँ पर है न्यूक्लियस, तो अगर वो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी खारिज करता रहता है तो जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, अगर वो अपनी एनर्जी ही खो देगा, आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करता रहेगा तो आखिर ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है
जिसको वो ओवरकम कर रहा है अपनी एनर्जी की बिना पर। जब वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तो आ गिरेगा जी उसके सर पर, न्यूक्लियस के सर पर। तो इस तरह तो एटॉमिक एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, और एटम वो क्या कहते हैं उसको, मुस्तहकम ही नहीं रहेगा और रह ही नहीं पाएगा। तो ये इसका एक सेकंड इफेक्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी नहीं करता, ठीक है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। बाद में हमने ये भी पढ़ा था, पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह एनर्जी खारिज करता है और किस तरह ऑब्ज़ार्व करता है। एनर्जी जब ऑब्ज़ार्व करता है तो कब करता है, जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो इसका शेल से वो किस शेल में जाता है, किस ऑर्बिटल से सब ऑर्बिटल, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो इसके ये दो बेसिक डिफेक्ट थे, ठीक है, कि इसके जो लॉज जिन पर वो बेस करता है वो एप्लीकेबल चार्ज बॉडीज़ पर नहीं थे। दूसरा ये था कि ये कॉन्स्टेंटली जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी अपनी रेडिएट नहीं करता अदर चार्ज पार्टिकल्स की बिना पर। तो ये थे डिफेक्ट्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। चले हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने 1910 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि पता तो चले कि इनकी पोजीशनिंग क्या है हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की, मगर न्यूक्लियस की दरियाफ्त हो गई, ठीक है। इसके अपार्टस में उसने क्या यूज़ किया, एक गोल्ड फाइल, थिन गोल्ड फाइल यूज़ की, जिसकी हमारे पास थिकनेस थी 0.4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 सेंटीमीटर थिकनेस थी उसकी, ठीक है। उसको बम्बार्ड कर दिया अल्फ़ा पार्टिकल एमीटर से। अल्फ़ा पार्टिकल एमीटर बेसिकली क्या था, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसमें हम RA या PO यूज़ करते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो खुद ही, ठीक है, जो हल्की सी मुआवनत पर ही रेडिएशन इमिट करने लग जाते हैं, ठीक है, रेडिएशन इमिट करते हैं। तो उसने जब रेडिएशन इमिट करवाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थिक फॉइल पर, तो उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं कुछ ज़्यादातर तो गुजर गए हैं अनडिफ्लेक्टेड, कुछ जो हैं थोड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए हैं कि बिल्कुल वापस ही आ गए हैं उसी सेम डायरेक्शन में जिस तरह ये वापस आ गया, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो पार्टिकल्स वापस आए हैं मस्ट हैव कोलाइड विद द हैवियर पोर्शन ऑफ एटम विच ही कॉल्ड न्यूक्लियस। फिर उसने इसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एक मॉडल दिया जिसे हम आज तक जानते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की नाम से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में वो कहता है कि वो जो पार्टिकल बिल्कुल अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गए थे, जिस हैवियर पोर्शन इनसाइड एटम से वो टकराए थे, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। फिर वो बताता है, उसने एक प्लानेटरी मॉडल भी दिया जिसमें उसने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स तो सराउंडिंग हैं, मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के, ठीक है, वो यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग बता गया। फिर उसने कहा जी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। फिर उसने कहा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द मदार में घेरे हुए है, वो बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। फिर जब ये मॉडल पेश हुआ तो साइंसदानों ने कहा कि इसमें थोड़े डिफेक्ट्स हैं, इससे कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते। इसने सबसे पहले जो पॉइंट नहीं केमिस्ट्री या वैलिड नहीं था, वो ये था कि जिन लॉज पर ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड था, वो लॉज थे ग्रेविटेशनल एंड मोशन के, जो बेसिकली एप्लीकेबल थे न्यूट्रल बॉडीज़ पर। जब वो चार्ज बॉडीज़ की बात आई तो ये एप्लीकेबल नहीं रहता। फिर उसके बाद उसने कहा जी मैक्सवेल प्लैंक्स की जो थ्योरी थी कि जो चार्ज पार्टिकल होता है तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी खारिज करता रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन भी कॉन्स्टेंटली एनर्जी खारिज करते रहते हैं तो वो तो अपनी एनर्जी खो देंगे, तो वो न्यूक्लियस में जा गिरेंगे, तो इस तरह तो एटम ख़राब तबाह हो जाएगा, ठीक है, एटम तो मुस्तकिम नहीं रहेगा। ये कुछ डिफेक्ट्स थे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये डाटा मुफीद लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।